नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं खुरासान का खतरा। जी हां, काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के हमले को भारत बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत में सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट और सामरिक जानकारों की राय के आधार पर माना जा रहा है कि तालिबान की आतंकी गुटों से सांठगांठ है। इन आतंकी संगठनों की मजबूती में पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआईएस की भी एक बड़ी भूमिका है। जानकारों की अगर माने तो इस तरह की तस्वीर उभर रही है, यह आने वाले दिनों में कश्मीर के लिए भी एक खतरनाक संकेत है। तालिबानी आतंकी और आईएसआईएस के गठजोड़ इस पूरे इलाके में एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं सामरिक जानकार मानते हैं कि इस काबुल का जो हमला है वो एक महज चेतावनी है। ये अमेरिका, नाटो और अन्य प्रभावी देशों को समझना होगा कि तालिबान कितना भी पल्ला झाड़ ले, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबानी आतंकी और आईएस और अलकायदा के हाथ से उन्होंने मिला लिया है। उनका यह भी कहना है कि इसकी जड़ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की है, इसलिए हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। तालिबान में आतंकी संगठनों की मजबूती का फायदा पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुट उठाएंगे और नया लश्कर-ए-जैश के साथ इनका एक नया गठजोड़ भी कश्मीर की अस्थिरता के लिए आईएसआईएस का एक हथियार हो सकता है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो इन्हीं विषयों को लेकर है कि खुरासान का खतरा किस तरीके से देखा जा रहा है, आईएसआईएस का क्या नया कदम है जो उठा रहा है, आईएसआईएस किस तरीके से कश्मीर को हथियाने की कोशिश कर रहा है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। वहीं अगर जानकारों की माने तो आईएसकेपी के अफगानिस्तान में मौजूदगी कई मायने में खतरे में है, जिससे कि कुछ समय पहले केरल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आईएसआईएस प्रेरित आतंकी पकड़ में आए हैं, जिनमें से कई कुछ का संबंध आईएस से भी हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को खास सतर्क रहने की और दुनिया भर की एजेंसियों से इनपुट साझा करना चाहिए। हालांकि कुछ जानकार इसे तालिबान और आईएस के वर्चस्व की जंग से भी जोड़कर देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में कई आतंकी संगठन तालिबानी नेतृत्व के लिए भी नहीं सुनते हैं। चलिए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो सबसे पहले विंग कमांडर सर, सवाल आपसे ही है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, इन लोगों की सांठगांठ यहाँ पर देखी जा रही है, चाहे वो अलकायदा हो, तालिबान हो, और जितनी भी चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं जो कि कश्मीर के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, आप इस पर क्या कहेंगे? आपको पता है कि आपके चैनल के ऊपर हम ये सदैव कहते रहे हैं कि किसी कंट्री को अगर खतरा है इस सारे सिचुएशन में तो भारत को है। बिल्कुल। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो है, पर सबसे ज्यादा खतरा तो भारत को है। एक बार तालिबान संगठित हो जाएगा और अलकायदा के साथ अगर उनका सांठगांठ बन जाती है, और अभी चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, पूरा का पूरा वेपन्स एंड मनी दे रहा है, और 80 बिलियन डॉलर्स के जो वेपन्स रह गए हैं, सबसे ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, टुकानो ग्राउंड अटैक फाइटर्स, रेडार, फील्ड गन, सब इत्यादि इत्यादि, ये सारे तालिबान के हाथ में आएंगे। इनको पाकिस्तानी ऑपरेट करेंगे, और जो जहाज ये फ्लाई नहीं कर सकते, चाइनीज पायलट, रशियन पायलट, पाकिस्तानी पायलट, ये सारे आएंगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जब टसल खत्म होगी, यहाँ पे ये जो सरप्लस ऑफ तालिबानी है और उनके सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, वो सारे पाकिस्तान की मदद करेंगे कश्मीर के लिए। अभी तालिबान ने जरूर कह दिया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, पर जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे नैरेटिव चेंज हो जाएंगे। और आप देखिए कि इस्लामिक रेडिकलिज्म में जो ताकत है वो आपको नजर आएगी। कोहेसिवनेस एकदम है। जब बाहर वाला एनिमी आता है तो वो किसी की परवाह नहीं करते, जब कोई नहीं होता तो आपस में लड़ते हैं, ये भी देख रहे हैं। अभी तालिबान में ही कई फैक्शंस हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को, तालिबान लीडरशिप को डाउन कर रहे हैं। और जैसे कि अटैक, एयरफील्ड पे अटैक, अब देखना होगा कि किस तरीके से अमेरिकन अपना चैलेंज लेते हैं, जो इन्होंने अब रात को अभियान स्टार्ट किया है बॉम्बिंग का, कहां तक ले जाते हैं, कहां तक इनको पनिश करते हैं, 31 के बाद क्या रवैया रहेगा। आज सैटरडे है, परसों एक दिन और बीच में है, उसके बाद पता चल जाएगा क्या गेम है इनका, और सारा का सारा रवैया चेंज हो जाएगा। पर इस समय सारी कंट्रीज मिलके, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया, और इस समय रशिया को प्रेशर में डाल रहे हैं कि OIC कंट्रीज और जो
शंघाई के कोऑपरेशन कंट्रीज हैं, इजिप्ट, इन सब कंट्रीज से अब पूछा जाए आप कहां स्टैंड करते हो, जिन्होंने इतनी देर तक तालिबान को पैसा दिया है, सारी कंट्रीज ने पैसा दिया है, और टर्की का और चाइना का अलग से है। तो इस सब के साथ में उनका फाइनेंसिस की प्रॉब्लम नहीं, उनका वेपन्स की प्रॉब्लम नहीं, और उनका पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक सारी इस्लामिक कंट्रीज का सपोर्ट है। मेरे ख्याल से इस समय अगर अमेरिका अपने यूरोपियन कंट्रीज और दोस्तों के साथ, नेटो कंट्रीज के साथ कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जिस दिन को न्यूट्रलाइज किया जाए, तो ये कभी न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। प्रॉब्लम तो सारी अमेरिका ने स्टार्ट की है, ये बात मानते हैं, पर अब उसको भी अमेरिका खत्म करेगा या उससे तड़पेगा, ये हमें को और देखना है। भारत के ऊपर जो प्रॉब्लम आई है वो यही है कि अब हमारी पूरी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पीओके को बंद नहीं किया। पीओके अभी भी खुला हुआ है, और या पीओके में आना शुरू हो जाएंगे। और जो हम बोलते आए थे आपके चैनल में कि जब तक पीओके नहीं लोगे, आज कुछ महीने निकल गए हैं आपके चैनल में बोलते हुए कि जब तक पीओके नहीं लेंगे, और अगर मैं पीओके 2-3 महीने पहले ले लिया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलते, ना पाकिस्तानी और तालिबान मिल नहीं सकते थे, और कुछ नहीं हो सकता था, पर अब हो गया है। अब हमारे को अपनी सिक्योरिटी देखनी है। जब सिक्योरिटी देखने की बात आएगी तो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। इस समय जो स्थिति होगी और भी गंभीर हो जाएगी। इतनी कंट्रीज हमारे खिलाफ होंगी, ना चाइना ना पाकिस्तान हमारा साथ देगा। दोनों इस समय बहुत खुश हैं, एंड बोथ, जिसको कहते हैं कि दे आर लाफिंग अवे टू सक्सेस। बिल्कुल। अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि चलिए अफगानिस्तान की स्थिति की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई आतंकी संगठन हैं जो तालिबानी नेतृत्व की भी नहीं सुनते हैं, इनका आईएस से भी गठजोड़ है, और ऐसी नई परिस्थितियों में वर्चस्व की एक नई जंग शुरू हो गई है। तो इस बात से आप क्या समझाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वर्चस्व की भी लड़ाई कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वर्चस्व की लड़ाई से कोई इनकार नहीं करता है, और वर्चस्व की लड़ाई किस चीज के वर्चस्व की है, हमको ये समझना पड़ेगा। वर्चस्व है सबसे बड़ा अफगानिस्तान के अंदर फैले हुए रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का और मैन मेड रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि वहां पर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो दुनिया भर में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, और जैसे लिथियम है, और लिथियम की बैटरीज बनाने में बहुत जरूरत पड़ती है, तो उन रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा, और इन कब्जों में आतंकवादी संगठनों के साथ साथ कुछ बड़े देश भी शामिल है, वो भी उस कब्जे को करना चाहते हैं। तो आतंकवादी हो सकता है कि इन बड़े देशों के एक फ्रंट के रूप में इस्तेमाल हो जाए। जैसे आईएसआईएस अगर कल तक वहां पर नहीं था या खत्म मान लिया गया था, आज अचानक से कैसे उठ गया? तो हमको थोड़ा सा पर्दे के पीछे की कहानी भी समझनी पड़ेगी अंशुल जी। वर्चस्व वहां पर जो जंग में चल रही है, वर्चस्व की जंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वर्चस्व है रिसोर्सेज पर कब्जे का। अब जैसे तालिबान है, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया देख रही है। तो जो तालिबान से अलग हुए फैक्शंस हैं, जैसे आईएसआईएस खुरासान है, या अलकायदा है, या पाकिस्तान के कुछ ऐसे गठजोड़ खड़े हो सकते हैं जो कि तालिबान को चुनौती दें उस रिसोर्सेज को पकड़ने के लिए, अपने कब्जे में उनका कुछ भाग पाने के लिए। अब जैसे आर्म्स एंड एमुनिशन है, अमेरिका जो छोड़ करके गया था वहां पर, वो आज अफगानिस्तान फौज के माध्यम से सारे के सारे तालिबान को ट्रांसफर हो चुके हैं। जो अत्याधुनिक हथियार थे, जिनके बल पर अमेरिका अपनी ताकत का इजहार करता था, वो आज तालिबान के पास है, और तालिबान उन्हीं हथियारों की मदद से अफगानिस्तान के अंदर कब्जा बढ़ाता चला जा रहा है। उन्हीं हथियारों के बल पर अफगानिस्तान के निर्दोष जनता को तालिबान मारता जा रहा है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को पकड़ने में तालिबान के साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, और वो लोकल भी होंगे, इंटरनेशनल भी होंगे, वो पड़ोसी भी होंगे, वो दूर बैठे हुए देश भी होंगे। चाइना की नापाक नजर लगातार अफगानिस्तान में बसी हुई है। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है कि किसी न किसी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान उनके धड़े में शामिल रहे, उससे बाहर ना जा सके। तो एक अजीब सा खेल चल रहा है अंशुल जी, और इस खेल को समझना पड़ेगा। इसमें दिखता कुछ है और पर्दे के पीछे होता कुछ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके सारी फर्कें चलेंगी और पब्लिक को समझ में आएगा। बिल्कुल। अनुपम तिवारी जी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि दिखता कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और है, और ये समझ नहीं आ रहा है, तो उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? भारत को कैसे समझ में आएगा? जैसे भारत को अपने हित देखने चाहिए अंशुल जी। भारत जैसे सारा देश, सारी दुनिया भर के सारे देश सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख रहे हैं। वो अपना हित इस लेवल तक देख रहे हैं कि उनको अफगानिस्तान में जो नरसंहार चल रहा है उसकी तरफ से भी सबने आंखें मूंद ली हैं। एक आतंकवादी संगठन
जो कि लगभग खत्म हो चुका है तालिबान, वो अचानक से पैदा होता है, सारे देश उससे बातें भी करने लगते हैं और बात करने के बाद उसको स्मूथ टेक ओवर की परमिशन भी दे दी जाती है और आज स्थिति यह है कि उसने टेक ओवर कर लिया है। तो अब भारत को इसमें अपना हित देखना पड़ेगा। भारत का हित सबसे पहले अपनी सुरक्षा का है, अपने नागरिकों की सुरक्षा का है, जो भारत उसके लिए काम कर रहा है। अगला हित होगा भारत को अपने बॉर्डर की सुरक्षा का, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से ये अफगानी लड़ाके भारत में भी प्रवेश कर सकते हैं। 90 के दशक में हमने इस चीज को देखा था। भारत के अंदर कश्मीर में विशेषकर आतंकवादी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ गई थी 1990 के दशक में, जिस समय तालिबान पहली बार पिक्चर में आया था। तो भारत को उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, इतिहास से सीखना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बहुत चाक चौबंद करना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक बार फिर से ऐसे प्रयास करते हुए दिखना चाहिए कि तालिबान को काबू किया जा सके। और तालिबान की आड़ लेकर के कुछ ये दुर्दांत अपराधी हैं, जैसे ISIS हो गया, जैसे अलकायदा हो गया, ये न सर उठा सके। इस चीज को पूरी दुनिया को इंश्योर करना चाहिए और भारत इसमें एक लीडर बन सकता है। भारत के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। भारत को अपने हित देखने पड़ेंगे और ये हित केवल नजदीकी हित नहीं, दूरगामी हितों की बात करनी पड़ेगी। हमको कश्मीर के अंदर किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं है। तो अगर कश्मीर के अंदर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं है तो हमको प्रयास आज से ही शुरू करने पड़ेंगे। हमको पाकिस्तान पे नकेल कसनी पड़ेगी, सिर्फ भारत के द्वारा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी गठबंधन है, शंघाई कोऑपरेशन का नाम सर ने लिया, उसके द्वारा OIC के द्वारा या UN के माध्यम से हमको पाकिस्तान और चाइना के ऊपर नकेल कसवानी पड़ेगी। भले ही हम ताकतवर नहीं है, लेकिन आप याद रखिए ताकत दिखाने की चीज होती है और ताकत भारत अगर दिखाएगा तो भारत अपनी सुरक्षा कर पाएगा। सामाजिक रूप से भी, रणनीतिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी भारत को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। और एक खतरा मैं और बताना चाहता हूँ, तालिबान का उदय भारत में और विशेषकर भारत के आसपास के जो और भी देश हैं यानी दक्षिण एशिया के अंदर रेडिकलाइजेशन को भी बढ़ावा देगा। भारत के अंदर एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी रहती है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, इसके साथ ही साथ बांग्लादेश और श्रीलंका भी है। तो भारत को इस रेडिकलाइजेशन को पहले ही प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिससे रेडिकलाइजेशन भारत में कम से कम सर न उठा सके और अगर हम पड़ोसियों को भी बचा सके तो उसमें भी हमें उसमें मदद करनी चाहिए। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए भारत के लिए एक नया खतरा बन सकता है IS का खुसरान मॉड्यूल, तो खुसरान मॉड्यूल को लेकर भी आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए एक नया खतरा बनकर उत्पन्न हो सकता है। देखिए अंशुल जी, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो खुरासान मॉड्यूल अपने आप को जो अपनी जो कार्य क्षेत्र है उसमें भारत को भी शामिल करता है। ISIS का जो खुरासान प्रोविंस वाला जो फैक्शन बना था तो उसमें जो है उनका ये पहले से आइडिया था कि वो अपनी जो सीमा है, जो अपने प्रभाव का क्षेत्र है, वो भारत तक ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी भारत के अंदर वो कुछ ऐसे तत्वों को खड़ा करने की कोशिश करेंगे जो भारत में रहकर के भारत का नुकसान करना शुरू करें। यहाँ पर रेडिकलाइजेशन की बात आएगी और क्योंकि वो अभी इतने सक्षम नहीं है कि भारत से युद्ध के स्तर पर जीत सके, तो भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे एलिमेंट्स को पैसा दिलवाएंगे, वो ऐसे एलिमेंट्स को आर्म्स एम्यूनिशन दिलाएंगे, उनको मॉरल सपोर्ट देंगे जो कि भारत के विरोधी हों और पाकिस्तान भी यही चाहता है। तो ISIS के और पाकिस्तान की जो सोच है बिल्कुल एक जैसी है। दोनों भारत को कमजोर करना चाहते हैं और भारत को कमजोर करने के लिए वो हर एक प्रयास करेंगे। अब देखिए सबसे मजे की बात यह है कि 2017 के बाद से ISIS KP को हमने खत्म मान लिया था। अमेरिका भी ऐसे दावा कर रहा था कि ISIS बचा ही नहीं है, 75% लड़ाकों को उन्होंने मार दिया है, जो 25% बचे हैं वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका या भारत या कोई भी बड़ा देश इस चीज को पहचानने में थोड़ा सा विलंब कर गया कि ISIS खत्म तो हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़े बड़े उनके लीडरान मार दिए गए, उनके जो तथाकथित लड़ाके थे वो मार दिए गए, लेकिन जो 25% बचे थे वो एक जगह पे नहीं थे। उन्होंने अपने आप को पूरे अफगानिस्तान में डिसेंट्रलाइज कर लिया था और ये उनकी एक लंबी रणनीति थी। आज उसी डिसेंट्रलाइजेशन का हम नमूना देख रहे हैं जो कि काबुल में कल और परसों हुआ, लगातार बम धमाके हो रहे हैं। यानी कि ये जो एक इकट्ठा आतंकवादी थे वो अब लोन वॉल्फ बन करके अलग अलग जगहों पर हमले करवा सकते हैं और भारत जैसे देश को ऐसे लोन वॉल्फ से सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत पहले भी काफी आतंकवाद का, इस तरह के आतंकवाद का शिकार हो चुका है और भविष्य में भारत शिकार हो सकता है। तो हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी आर्मी को, सबको बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे तत्वों को तुरंत पकड़ना होगा, उनके गिरेबान पकड़ के उनको घसीट कर लाना होगा जो कि इस तरह के रेडिकलाइजेशन में शामिल भी हो रहे हों। हमें उन टारगेट के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी जहां पर ऐसे आतंकवादी संगठनों का थोड़ा सा भी प्रभाव हो, जहां पर हमें सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। हमारी इंटेलिजेंस का अब यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि हो न हो भारत इनके लिए बहुत बड़ा एक टारगेट हो सकता है।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। विंग कमांडर सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विंग कमांडर सर, खुसरान मॉड्यूल को तो हमने समझ लिया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में आईएसआईएस के खुसरान मॉड्यूल से खतरा भी पनप सकता है और बढ़ भी चुका है कहीं ना कहीं, तो इसे किस तरीके से देखें? देखिए, मैं एक बात बता दूं, इतने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे खतरा करेंगे आपको। ये नहीं है कि ये आपके टेबल पे पड़े हैं, किस में मिर्ची कम है और किस में मिर्ची ज्यादा है। सब के सब हमारे लिए खतरनाक हैं। ये इस्लामिक बेस्ड है और ये हमारी पूरी कश्मीर की लड़ाई डिफरेंसेस इन इस्लाम के साथ है, रिलीजियस डिफरेंस के कारण है। आपकी इंडिपेंडेंस रिलीजियस डिफरेंस के कारण हुई थी। सारी की सारी वॉर ऑफ सिविलाइजेशन, क्रूसेड्स रिलीजियस डिफरेंस के कारण हुई है। ये सारी की सारी जो लड़ाई है रिलीजियस डिफरेंस के कारण हो रही है। कई हम में से कई इसको मानना नहीं चाहते क्योंकि दूसरी पार्टी को खुश रखना चाहते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है, जब हम इसको समझ जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। हमारी इंटेलिजेंस को अब चौकस रखनी पड़ेगी। जितने हमारे अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग्स छुपे हुए हैं, जितने जब हमारे स्लीपर सेल्स हैं, जितने फाइनेंसेस दे रहे हैं, सब के सबको अब हमको ओवरहॉल करके चेक करना पड़ेगा कि कहां पे स्टैंड करते हैं या नहीं करते। ये सारी की सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं है आईएसआईएस के में और खुरासान में और किसी चीज में। हमको इन नामों के जाल के अंदर नहीं फंसना चाहिए। सब के सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और सबको एक ही चीज है, चाहे मच्छर छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब फिर से मारे जाते हैं और सबके ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म किया जाता है। जब तक गरीबी रहेगी, जब तक ये रिलीजियस डॉगमा रहेगा, रिलीजियस टीचिंग्स रहेंगी, रेडिकलाइजेशन रहेगी, तब तक आपकी टेररिज्म रहेगी। तो अमेरिका का कहना हमने इतने लोग मार दिए अब खत्म हो गए, कभी खत्म हुए ही नहीं। तो आप ये बात मान के चलिए कि इनके ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करना होगा। और दूसरा सबसे ज्यादा है रेडिकल एलिमेंट्स जितने हैं, रिलीजियस एलिमेंट्स। अब भारत को सारी कंट्रीज के साथ मिलके इसकी एक फोरम बनानी होगी और सारे रिलीजियस लीडर्स हर एक रिलीजियस के बैठ के कॉन्फ्रेंस करेंगे कि व्हाई शुड रिलीजन बी अ पार्ट ऑफ सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर अभियान चलना चाहिए। मिलिटेंट एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सारे के सारे हैव टू आंसर। क्या हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं? और आप देखेंगे 98 to 99% इस्लाम में है। क्यों है? अब इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। यूरोप से लेके यहां तक एवरीवेयर इट इज लाइक दिस। हमें ये प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। इनको किस तरीके से वीड आउट किया जाए और अपनी इंटेलिजेंस को तगड़ा किया जाए। और इंटेलिजेंस को तगड़ा करने के लिए मैं आपको इससे बात बता रहा हूं, क्योंकि इस समय इंडिया मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकता आने वाली लड़ाई में, और ना ही हम लेंगे। हमको अपनी सिक्योरिटी ताकतवर बनानी है और उसको हमें देखना है। पीओके को लेना है, जम्मू और कश्मीर को सेफ बनाना है। उनको बनाने का यही तरीका है कि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को आप एक कटघरे में लेके आइए और उनके ऊपर नजर रखिए और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करिए। और जो रूल्स आपने डिसकंटिन्यू कर दिए थे एंटी टेररिज्म के, उनको वापस लेके आइए ताकि आपकी टेररिज्म निकले। नहीं तो आप इधर मीठी मीठी बातें करके ही अपना समय हम बर्बाद कर देंगे, लोगों को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए। कभी हम सच बात बोलते ही नहीं है। अब सच बोलने का समय आ गया है। ये हमारे घर में बीमारी छुपी हुई है। देवबंदी और बरेलवी की टीचिंग्स ही जो तालिबान के पास है, इनका क्या किया जा रहा है? क्या हम इन पर नजर रख रहे हैं? क्या इनके ऊपर अंकुश लग रहा है? इसका जवाब हमें चाहिए। तो ये सब की सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। अमेरिका तो अपनी बॉम्बिंग करके चला जाएगा, उसको जो करना करेगा। अमेरिका कोई इंसानियत को प्यार नहीं करता, अपने लोगों को लेकर निकल जाएगा। सारी की सारी बीमारी हमारे सिर आके पड़ेगी और इसीलिए हमको ये करना पड़ रहा है। इस समय हम किसी के साथ विश्वास नहीं कर सकते। चाइना इसका फायदा उठा रहा है। चाइना को प्रेशर में डालने के लिए उसका उगियार प्रॉब्लम को खुलवाइए, तब चाइना को पता चलेगा। हमको इसमें अपनी इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी। किस फॉरेन एजेंसी को, किस टेररिस्ट एजेंसी को हम खिला पिला के उगियार का प्रॉब्लम एक्सेलरेट करें, ये हमको करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो सिर्फ बाकी काम करते रहेंगे। हाँ,
अपना ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी उसके ऊपर भारत को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सारी कंट्रीज, मैं जब पहले बोल चुका हूं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, ये सारे के सारे मिलके रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट एलिमेंट, इन सबको मिलके, पाकिस्तान के पास रेड क्रेसेंट है, उनको यूनाइटेड नेशंस को कहिए कि इनको फोर्स करे, अपनी रेड क्रेसेंट को जाके फील्ड में लोगों के दुख को दूर करें। जो कैंप खोलने हैं, रिफ्यूजी कैंप खोलने हैं और जो मेडिकल कैंप खोलने हैं वो खोलने शुरू करें। तो ये सारा का सारा काम हमको में भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। अनुपम तिवारी जी, आपसे सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान के आतंकी गुटों से भी सांठगांठ का अंदेशा जो है वो भी जताया जा रहा है और आईएसआईएस के हमले से भी भारत कहीं ना कहीं चौकन्ना है, तो इस बात से क्या समझा जाए? इस बात का आप देखिए, आईएसआईएस का जो पिछले दिनों जो धमाका उसने काबुल के अंदर किया है, उसके बाद से अब एंगल सबसे चेंज हुए, देखने का नजरिया बदला है, क्योंकि दुनिया मान के बैठ गई थी कि आईएसआईएस और अलकायदा तो जीती हुई बातें हो गई हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि आतंकवाद सिर्फ एक तरह का नहीं है। तालिबान अलग है, आईएसआईएस अलग है और अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, ये सब उसके अलग अलग टुकड़े हैं। तो सब किसी से किसी को खतरा है, किसी से किसी को खतरा है। बिल्कुल, देखिए, समस्या को हमें जड़ से समझना पड़ेगा। अब आईएसआईएस और तालिबान के बीच में आपस में विवाद है, उसके बारे में हम लोग कल से कई बार बातचीत कर चुके हैं। उनमें विवाद किस बात का? विवाद सिर्फ आइडियोलॉजी का है। आईएसआईएस ये मान के बैठा हुआ है कि पूरी दुनिया में एक दिन इस्लामिक राज्य होगा, और तालिबान को वो इस बात के लिए कोसता है कि तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में कब्जे की बात करता है, वो बाकी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए अभी तक तैयार नहीं बैठा हुआ है। देखिए, मतलब उनके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो भी मानवता की हत्या को लेकर के, कोई कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट नहीं है। तो भारत जैसे देशों को, जो कि जिनके अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, शांतिप्रिय लोग रहते हैं, उनको इस तरह के आतंकवादियों से बचने की बहुत सख्त जरूरत है और इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को, जिससे कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ हम प्रोएक्टिव हो सके। हमने ऐतिहासिक रूप से हमले का जवाब देना सीखा है। हमने ये सीखा है कि हम हमला हो जाएगा, उसके बाद हम चेतेंगे, हम जागेंगे और जाकर के दुश्मन को मारने का प्रयास करेंगे। यही काम अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन हमको अब जो है इजराइल की तरह सोचना पड़ेगा। अगर हम प्रोएक्टिव नहीं हुए, हमको इस समय फ्रांस की तरह सोचना पड़ेगा, यूरोपियन कंट्री का सोचना पड़ेगा, जिसमें कि वो लोग हमला होने से पहले ही दुश्मन को बर्बाद कर देते हैं। हमको इस तरह से हमारी सारी पॉलिसीज इस तरह से बननी चाहिए। हम अपने एक भी निर्दोष की जान देने के लिए तैयार न हो। हमारी सेनाएं जो है इस तरह से काम कर रही हैं और आगे और कुछ पॉलिसीज बनाई जाए, उनको कुछ फर्दर एम्पावर किया जाए, जिससे कि सेनाएं हर उस आदमी को जिसके ऊपर शक हो, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हो, जो कि आतंकवादियों का सहयोगी हो, उसको काउंटर करने का सेनाओं को हक होना चाहिए। हमारी जांच एजेंसियों को इतना हक दिया जाए, एम्पावर किया जाए कि वो कुछ भी कर सके। और मुझे लगता है जिसके ऊपर काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन उसको और बेहतर बनाने की जरूरत है। भारत की सुरक्षा से बढ़कर की कोई चीज भारतवासियों के लिए नहीं हो सकती है, और इसलिए भारत की सुरक्षा को इंश्योर करना सबसे जरूरी है, बेहद जरूरी है। चाहे वो दुश्मन तालिबान हो, चाहे आईएसआईएस खुरासान हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तोयबा हो या चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, भारत की सुरक्षा सुप्रीम है और भारत की सुरक्षा के लिए हमको, सेना को और राजनेताओं को, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आप पर कही, लेकिन एक सवाल और आपसे चलते चलते करना चाहेंगे, समय कम है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। काबुल के हमले को भी जो कुछ जानकार हैं वो भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी बता रहे हैं, तो ये बड़ी चेतावनी किस तरीके से हो सकती है? काबुल का हमला भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। जब मैं पहले बता रहा हूं ना कि ये आतंकवाद को डिसेंट्रलाइज करके देखिए आप, अगर आईएसआईएस ने हमला करवाया है तो उसने अपने आप को एक पर्टिकुलर जगह से डिसेंट्रलाइज किया। 2000 लड़ाके खुरासान के थे और इन 2000 लड़ाकों ने एक जगह छोड़ करके अलग अलग जगहों पे जाना शुरू कर दिया। वो काबुल को उड़ा सकते हैं, इसका मतलब वो भारत में भी पहुंच सकते हैं, और अगर भारत में वो नहीं पहुंचेंगे तो इसको दूसरे रास्ते अख्तियार कर सकते हैं, भारत में रेडिकल एलिमेंट्स को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो भारत के लिए खतरा है, आंतरिक रूप से खतरा है और बॉर्डर पर भी खतरा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का लिंक भी आप करके देखिए तो सीमा पर पाकिस्तान भारत को परेशान कर सकता है, और आंतरिक रूप से ये एलिमेंट जो हमारे यूथ को रेडिकलाइज कर सकते हैं, उनको करके हमको खतरा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर विंग कमांडर सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि और ये जितने आपके टेररिस्ट एलिमेंट हैं, ये बेसिकली कश्मीर को सपोर्ट करते हैं कि ये भारत हमारे खिलाफ है, इसमें कोई हमारे साथ नहीं है इसमें। तो हमारी तो प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, चाहे वो कैसा हो, चाहे शेर हो, चीता हो, भालू हो, वो सब हमें अटैक करने वाले हैं।
तो क्वेश्चन ये है कि हमें उनको मारने की एम्यूनिशन अलग अलग होगा, पर हमारे पे रिजल्ट वही होगा। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि हमारे को इनको अब सबको एक साथ एनिमी डिक्लेयर कर देना चाहिए, बिल्कुल, और किस चाहे वो कुछ करे, और इनमें अगर डिफरेंसेस पैदा कर सकते हैं तो वेरी गुड, हमारी डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं फिर कह रहा हूं उगियार का प्रॉब्लम हमको अब क्लियर करना पड़ेगा, और लेट चाइना भी ऑन द रन। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अनुभव तिवारी जी, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मॉडल को समझाया है। आप दोनों ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। तो यहां पर हम बात कर रहे थे काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के हमले को भारत बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत में सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट और सामरिक जानकारों की अगर राय को माने तो इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि तालिबान के आतंकी गुटों से साठगांठ है और इन आतंकी संगठनों की मजबूती में पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआईएस की एक बड़ी भूमिका है। जानकारों की अगर माने तो जिस तरीके की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो आने वाले दिनों के लिए और कश्मीर के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। और अब बड़ा सवाल यहां पर यही है और इस पूरी चर्चा का सार भी यही है कि अगर कश्मीर के लिए खतरनाक संकेत हैं तो भारत को किस तरीके से अब एक्शन में आना चाहिए, भारत को किस तरीके के कदम जो है वो उठाना चाहिए ताकि हमारा कश्मीर भी सुरक्षित रहे और भारत भी सुरक्षित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।